एवरीवन, मेरा नाम अंशिका सिंह है। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि ये पूरा सेशन हमारा यूपी पीसीएस 2024 के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। इसमें हम मेक आईएएस संस्था की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो कि दिल्ली की काफ़ी अच्छी कोचिंग मानी जाती है। और इस संदर्भ में ये आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से: एक सूची प्रथम भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों को सूची द्वितीय अध्यक्ष से सुमेलित कीजिए। तो ये हमारी प्रथम सूची है, ये द्वितीय सूची है, जिसके चारों ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो आइए प्रथम सूची और द्वितीय सूची को हम मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम सूची में दिया ए में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे तथा प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों संबंधित उप समिति के अध्यक्ष एच.जी. मुखर्जी थे। दूसरा कथन है कि बहिष्कृत और आर्थिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है न तो एक न ही दो, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें ऑप्शन सी है न तो एक न ही दो, क्योंकि मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत उप समिति के अध्यक्ष ए.बी. ठक्कर थे। कौन थे? ए.बी. ठक्कर जी थे। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सूची प्रथम संविधान सभा की समितियों को सूची द्वितीय अध्यक्ष से सुमेलित कीजिए। हमारा नीचे दिया हुआ है चारों ऑप्शन, तो इसको हम मिलान करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें है कि वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा साख समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण अय्यर स्वामी, सदन समिति के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया तथा राष्ट्रीय ध्वज एवं तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमारा कथन है कि हमारा युग्म है कि व्यवसाय का आदेश समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। समितियों के अध्यक्ष कौन है, इसमें ये बताया गया है कौन कितने युग्म इसमें सही हैं। दूसरा है कि संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी.वी. मावलंकर। सी है कि सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति नलिनी रंजन। 4 है कि प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। तो नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं। एक ऑप्शन ए है एक युग्म, ऑप्शन बी है 2 युग्म, ऑप्शन सी है 3 युग्म, ऑप्शन डी है 4 युग्म। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 3 युग्म। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया हुआ समितियाँ तथा उनके अध्यक्ष को बताना है कि कौन सी समितियों के अध्यक्ष का सही मिलान है। तो पहला है कि व्यवसाय का आदेश समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। दूसरा संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी.वी. मावलंकर। तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति नलिनी रंजन। चौथा है प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। तो इसमें नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है। पहला ऑप्शन ए है 1 युग्म, ऑप्शन बी है 2 युग्म,
ऑप्शन सी है 3 युग्म, ऑप्शन डी है 4 युग्म। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, 3 युग्म। इसमें सही है व्यवसाय का आदेश समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी। दूसरा है संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जी.वी. मावलंकर। और तीसरा सही है कि प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष उषा नाथ सेन। यहाँ तीसरा गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय पर तटस्थ समिति नलिनी रंजन। इनका सही उत्तर रहेगा एस वरदाचारी। सर्वोच्च न्यायालय पर तटस्थ समिति के अध्यक्ष एस वरदाचारी जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वे सभी नियम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वभौम शक्ति के वितरण या कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं, उस राज्य का संविधान निर्मित करती है। उपयुक्त कथन किसका है? नीचे 4 नाम दिए हैं। ए है, ऑप्शन ए है लास्की का, ऑप्शन बी है गिल क्राइस्ट का, ऑप्शन सी है ब्राइस का, ऑप्शन डी है डाइस का। तो इसमें आप बताने का उत्तर प्रयास करेंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन चारों में ऑप्शन डी सही है, डाइसी का। लास्की ने कहा था कि नियमों का वह भाग जो निर्धारित करता है कि नियम कैसे अपनाए जाते हैं, कैसे बदले जाते हैं और कौन उनको बनाने वाले हैं, उन्हें राज्य का संविधान कहते हैं, उन्हें राज्य का संविधान कहते हैं। तथा ब्राइस ने कहा था कि संविधान उन निर्धारित नियमों की व्यवस्था है जो सरकार के कार्यविधि को संचालित तथा निर्देशित करती है। क्या करती है? संचालित तथा निर्देशित करती है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कठोर संविधान का अर्थ है कि उसके संशोधनों के लिए विशेष प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा कथन है कि भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों संश्लेषण है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है न तो एक न ही 2, ऑप्शन सी है केवल 1, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में उत्तर करने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है केवल 2। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संविधान का कार्य है। निम्नलिखित में कौन सा देश किसी देश के संविधान का कार्य है। तो नीचे हमारा कथन दिया हुआ है, 3 कथन। पहला कथन है कि सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, दूसरा कथन है शासन की संरचना को स्पष्ट करना, तीसरा कथन है राज्यों को वैचारिक समर्थन और वैधता प्रदान करना। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है केवल 2 और 3। तो आप इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, 1, 2 और 3, यानी तीनों सही है कि सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, शासन की संरचना को स्पष्ट करना तथा राज्य को वैचारिक समर्थन को वैधता प्रदान करना संविधान का कार्य है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी संविधान की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण का प्रकार है। इसमें पहला दिया हुआ है विकसित संविधान, दूसरा दिया हुआ है लिखित संविधान, तीसरा दिया है अलिखित संविधान तथा चौथा दिया है निर्मित संविधान। नीचे कूट दिए हैं। चारों कूट इस प्रकार है कि पहला है कि केवल 1 और 4, बी है कि केवल 2, 3 और 4, सी है कि केवल 1, 3 और 4, डी है कि 1, 2 और 3, 4। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 1 और 4 कि संविधान की उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें दो प्रकार का वर्गीकरण है, विकसित संविधान तथा निर्मित संविधान। लिखित और अलिखित संविधान प्रथाओं और कानून के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। प्रथाओं और कानून के आधार पर लिखित और अलिखित संविधान का वर्गीकरण किया गया है।
तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि अलिखित संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इस प्रकार है कि इसे परिवर्तनशील या नमनीय संविधान भी कहा जाता है। कथन दूसरा है कि यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है। कथन तीसरा इस प्रकार है कि इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 3। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में उत्तर करने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, केवल 2 और 3। तो अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान वह संविधान होता है जिसका कोई लिखित भाग नहीं होता है, उसे हम अलिखित संविधान कहते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो कथन ए इस प्रकार दिया है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कारण आर कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रशासन सेवाओं और निर्वाचन इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। नीचे दिया है कि नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो इन चारों में कौन सा उत्तर सही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है। दिया हुआ है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसमें 4 कथन दिए हैं। पहला है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। दूसरा है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। तीसरा है सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप। तीसरा है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। नीचे चारों कूट दिए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। इसमें आप लोग सही उत्तर करने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही है, केवल 1, 2 और 4। इसमें क्या है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है। दूसरा है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। तीसरा है कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप नहीं है, संसदीय व्यवस्था संसदीय स्वरूप है। क्या है? संसदीय स्वरूप। अध्यक्षात्मक अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान करने वाला कारक है? तो 3 कारक दिए हुए हैं नीचे। पहला कारक है कि देश की विशालता और इसकी विविधता। दूसरा कारक है कि केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान। तीसरा कारक है कि संविधान सभा में कानूनी दिग्गजों का प्रभुत्व। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, पहला ऑप्शन है कि 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। तो आप सही उत्तर करने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। 1, 2 और तीनों कारक सही हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं हैं? पहला दिया है कि लिखित संविधान, दूसरा एकीकृत न्यायपालिका, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा अखिल भारतीय सेवाएं। नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि केवल 1 और 3, दूसरा ऑप्शन बी है कि केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है कि 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 2 और 4। इसमें सही उत्तर कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में
आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 3 कि लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। कारण आर है कि अमेरिका संविधान भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में निहित कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर कानून की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिया है चारों ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो आप उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान है। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न तो 2 सही है। ऑप्शन डी है केवल 1 सही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, 1 और 2 दोनों सही है। एक क्या है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राज्य व्यवस्था प्रदान की गई थी। कथन 2 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का प्रावधान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। तो नीचे 4 दिया हुआ है। प्रस्तावना में पहला है प्रस्तावना में न्यायिक दर्शन, दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया, तीसरा है एकल नागरिकता, चौथा है मौलिक कर्तव्य। नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है कि केवल 2, 1 और 3, 4। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3। ऑप्शन डी है 3 और 4। तो आप लोग सही उत्तर करने का प्रयास करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही है, केवल 2 और 3 यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है तथा प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में फ्रांस से ग्रहण किया गया है। नीचे 4 दिए हैं कि पहला है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, तीसरा है गणतांत्रिक व्यवस्था, चौथा है स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। नीचे 4 कूट दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 3 और 4। ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, केवल 3 और 4 यानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आयरलैंड से लिया गया है। और हाँ, एक बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्रश्न का लेवल सही लग रहा है, तो आप इसको लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी एजुकेशनल चैनल हैं उन्हें भी शेयर करिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो।
तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूची प्रथम भारतीय संविधान द्वारा ग्रहण प्रावधान को सूची द्वितीय संबंधित से सुमेलित कीजिए। सुमेलित वाला प्रश्न है। सूची प्रथम में दिया है समवर्ती सूची, आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सूची 2 में दिया है कि जापान, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा जर्मनी, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसे सुमेलित करना है, तो इसको हम सुमेलित करते हैं। तो इसमें है कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तथा आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान में उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान वाइमर संविधान से लिया गया है। वाइमर संविधान यानी जर्मनी के संविधान को ही वाइमर संविधान कहते हैं। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल 2 सही है। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन डी है केवल 1 सही है। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयत्न करिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, केवल 1 सही है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान द्वारा लिया गया है। वाइमर के संविधान से आपातकालीन दौरान मौलिक अधिकारों पर निलंबन जो लगता है, आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकारों पर निलंबन हो जाता है, तो वो वाइमर संविधान यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं। एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है कि आलोचकों द्वारा भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है और कारण आर दिया है कि इसे बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान की सहायता ली गई है। नीचे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए दिया है कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है कि ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन सी है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन डी है कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में कनाडा से ग्रहण किया गया है। तो 4 दिए गए हैं नीचे। तो पहला है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, दूसरा केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, चौथा है न्यायालय में रिट संबंधी प्रावधान। नीचे 4 कूट दिए हैं। पहला ऑप्शन ए है कि केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है कि केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। तो इसमें आप सही प्रयास करिएगा उत्तर बताने का कमेंट सेक्शन में कि सही उत्तर इस चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो इसमें हमारा सही उत्तर है बी, क्या? केवल 1, 2 और 3, यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और तीसरा कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। जो इसमें दिया है कि न्यायालय में रिट संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो रिट संबंधी प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। 5 रिट होते हैं हमारे संविधान में, 5 रिट है, जिसमें पहले रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरे का नाम है परमादेश, तीसरे का नाम है उत्प्रेषण, चौथे का नाम है उत्प्रेषण, चौथे का नाम है अधिकार परीक्षा तथा
पांचवें का नाम है प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शासन की संसदीय व्यवस्था की सीमाएं हैं? तो पहला है कि नीतियों की निरंतरता का अभाव, दूसरा है अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन। नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल दो, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है न तो एक न ही दो, ऑप्शन डी है केवल एक। आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, एक दो और दोनों सही है। नीतियों में निरंतरता का अभाव तथा अनुभवहीन व्यक्तियों द्वारा शासन। शासन की संसदीय व्यवस्था का अर्थ है कि सरकार में कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़ी हुई हो तथा दोनों की शक्तियों के बीच बंटवारा हो, राज्य तथा केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा हो। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने शासन को अर्ध संसदीय, किसने देश ने शासन की अर्ध संसदीय या अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया है? तो चार ऑप्शन नीचे दिए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए ऑप्शन इसमें डी सही है, फ्रांस। फ्रांस क्योंकि वहां राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों के पास कार्यपालिका का निश्चित शक्तियां होती हैं। क्या शक्तियां होती हैं? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति दोनों के पास एक निश्चित शक्ति होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सरकार अथवा मंत्रिमंडलों को मनमानी करने से रोकता है एवं सभी नागरिकों को सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराना है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है न तो एक सही है न ही दो सही है, ऑप्शन सी है केवल दो सही है, ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, एक और दो दोनों इसमें सही है, दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सूची प्रथम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को सूची द्वितीय विषय से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम और सूची द्वितीय का मिलान करना है। तो आइए हम मिलान करने का प्रयास करते हैं। इसमें दिया है कि भाग 9, माफ करिएगा, भाग 10 अनुसूची और जनजाति क्षेत्र से जुड़ा है, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच के संबंध से जुड़ा हुआ है, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है तथा भाग 11 पंचायत से जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में वर्णित है। तीन कथन दिए नीचे। पहला दिया है कि भारत का राष्ट्रपति, दूसरा दिया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है एक दो और तीन, ऑप्शन डी है केवल एक और दो। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, केवल दो और तीन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नीचे चार राज्यों के नाम दिए हुए हैं। पहला दिया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिया है मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा त्रिपुरा। चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एक दो और चार, ऑप्शन बी है केवल एक दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल एक तीन और चार, ऑप्शन डी है केवल दो और तीन चार। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि कौन सा आंसर सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, केवल दो और तीन चार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची का विषय है। तो इसमें 4 नीचे दिए हुए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, तीसरा है नापतोल, चौथा है न्यायालय प्रशासन। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, 1, 2, 3 और 4। शिक्षा, वन, नापतोल, न्याय, ये चारों समवर्ती सूची के विषय हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं भारत में कुल 12 अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल 3 अनुसूची है, जिसमें संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची है। क्या है? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में ये होता है कि इसमें केंद्र तथा राज्य दोनों अपना कानून बना सकते हैं। क्या? केंद्र तथा राज्य दोनों अपना कानून बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि इस अनुसूची में मूल रूप से 8 भाषाओं को स्थान दिया गया था। दूसरा कथन है कि इस अनुसूची में अंतिम परिवर्तन वर्ष 2011 में दिया गया था। नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन ए है केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है कि न तो 1 न ही दोनों, ये दोनों जो कथन है 8वीं अनुसूची के संदर्भ में गलत हैं। चलिए हम 8वीं अनुसूची के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का? 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई, जो कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई। तो चलिए नीचे अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने पहले भी बता चुका है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। तो पहला कथन इसमें यह है कि यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। दूसरा कथन है कि इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो नीचे और 4 ऑप्शन दिए और पहला ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल 1 सही है कि 12वीं अनुसूची के संदर्भ में यह है कि यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें यह है कि 12वीं है कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय प्रदान किए थे, ना कि 29 विषय प्रदान नहीं किए गए थे, इसमें 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। पहला है कश्मीरी, दूसरा है गुजराती, तीसरा है नेपाली, चौथा है मैथिली। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं कि कौन सा इसमें कितने भाषाएं हैं। तो पहला ऑप्शन ए है कि केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 1, 3 और 4। आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर करने का प्रयास करिएगा। तो हमारा सही उत्तर इसमें है 1, 2, 3 और 4, यानी चारों भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मैथिली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए है कि शासन की संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की गारंटी नहीं देती है,
कारण आर है कि एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। नीचे दिया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन सी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयत्न करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी की ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगले प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन नीचे दिए हुए हैं। पहला कथन दिया है कि इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर रहती है। दूसरा कथन दिया है कि इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ए है कि केवल दो सही है। ऑप्शन बी है न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन सी है केवल एक सही है तथा ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर करने का प्रयत्न करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल दो। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है। कहां पे है? अमेरिका में। हमने पहले भी बता चुका है आपको। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होता है। और दूसरा कथन ये है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। नीचे दिया हुआ कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। चार ऑप्शन नीचे दिए हैं। ऑप्शन ए है केवल दो सही है। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी है न तो एक सही है न तो दो सही है। ऑप्शन डी है केवल एक सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम सब जानते हैं जैसा कि ऑप्शन दो सही है, क्योंकि इसमें है कि इस प्रणाली के में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होता है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था भारत में चलती है। कहाँ चलती है? भारत में। तो हमारे यहाँ देखा गया है कि राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और दूसरा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। दूसरा कथन है कि यह एक निश्चित समय की कृति है। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि केवल एक सही है। ऑप्शन बी है न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन डी है केवल दो सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि एक और दो दोनों सही है, कि यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है तथा यह एक निश्चित समय की कृति है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान का निर्माण सन 1787 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1787 में। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। कहां से ग्रहण किया गया? आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। तो पहला कथन है कि पहला है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के संबंधित प्रावधान। दूसरा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। तो नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है कि न तो एक सही है न ही दो सही है। ऑप्शन बी है केवल एक सही है। ऑप्शन सी है कि केवल दो सही है। ऑप्शन डी है एक और दो दोनों सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयत्न करिएगा इसमें कौन सा सही है। तो इसमें है कि ऑप्शन सी सही है, केवल दो, यानी राष्ट्रपति
द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये आयरलैंड से लिया गया है। तथा जो पहले में दिया है कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जिसको वाइमर सिद्धांत, माफ करिएगा, वाइमर संविधान भी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है कि भारत द्वारा न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। दूसरा कथन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के रूप में वर्णित करता है। नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन ए है कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी है केवल 1 सही है। ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन डी है केवल 2 सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा? डी, केवल 2। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा को भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के रूप में वर्णित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बढ़ने और से पहले हम बता देते हैं न्यायिक समीक्षा की जो अवधारणा है ये अमेरिका से ली गई है, ना कि कनाडा से ली गई। कहाँ से ली गई है? अमेरिका। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 गृहीत प्रावधान को सूची 2 संबंधित देश से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो ये दिया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से, माफ करिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरा है कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहाँ से ली गई है। तो ये आयरलैंड से ली गई है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि क्या है। तो इसमें है कि सूची प्रथम भारतीय संविधान के भाग को सूची द्वितीय विषय से सुमेलित कीजिए कि कौन सा भाग किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम मिलाते हैं। तो इसमें है कि भाग 17 हमारा है भाषा से जुड़ा हुआ, और भाग 18 हमारा है आपात उपबंध से जुड़ा हुआ, तथा भाग 20 हमारा है संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ, तथा भाग 14A हमारा है ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए। चलिए अपने लास्ट प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। तो हमारा लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है कि भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और जरूरतों के अनुसार उसमें संशोधन किया है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। नीचे दिया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है कि केवल 2 सही है। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी है न तो 1 सही है न ही 2 सही है। ऑप्शन डी है केवल 1 सही है। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करने का प्रयास करिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है कि भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए और देश की उपयुक्तता और जरूरतों के अनुसार उसमें संशोधन किया। ये कथन सही है। दूसरा कथन है कि भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, ये भी सही है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एजुकेशनल ग्रुप में भेजिए ताकि उन्हें भी ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो पाए। और चलते हैं फिर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।